हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स में जो 12वीं की फिजिक्स है उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसी पेपर को आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। मैंने इसके पहली क्लास में आपको जो फिजिक्स है 12वीं की उसमें सिलेबस के बारे में आपको क्या किया था, बताया था कि जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और जो फिजिक्स का सेकेंड पेपर है उसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो मैंने जो सिलेबस है उसके बारे में इसके पहले वीडियो में आपको क्या किया है, बता चुका हूं, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो 12वीं की फिजिक्स है उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसी पेपर को हम लोग क्या करने वाले हैं आज की क्लास से, या आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो मैंने सिलेबस बताया था आपको और सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का जो पहली यूनिट है उस यूनिट का अगर मैं पूछूं नाम क्या बताया था, तो उस यूनिट का नाम था स्थिर विद्युत की। जो यूनिट थी उस यूनिट का क्या नाम था, तो आप बताओगे स्थिर स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की। जिसको अगर मैं बात करता हूं कि इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं कि जो स्थिर विद्युत की है इसको अगर मैं पूछूं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक ना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो स्थिर विद्युत की है इसी का हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बातों को ध्यान से पहले समझो आप लोग, फिर चैप्टर में क्या चीज है वो तुम्हें बताने वाला हूं। पहले हम लोग समझते हैं कि जो ये यूनिट है इस यूनिट का मतलब क्या है, इस यूनिट का मतलब क्या है, और उसके बाद हम लोग चैप्टर में जो चीजें दी होगी, थ्योरी होगा, डेरिवेशन होगा, न्यूमेरिकल होगा, तो वो सब चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर को अगर आपको प्राप्त करना है तो उस कंडीशन में आपको तीनों चीजों पर अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए, ठीक ना। जो फिजिक्स में थ्योरी होती है, जो डेरिवेशन होता है, जो न्यूमेरिकल होता है, ये चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, तभी के कंडीशन में आप फिजिक्स में अच्छे नंबर को क्या कर पाओगे, आप लोग प्राप्त कर पाओगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि विद्युत्की क्या होता है, सबसे पहले स्थिर विद्युत्की के पहले आपको क्या समझना है, विद्युत्की क्या होता है। विद्युत्की, अगर कोई पूछे आपसे कि विद्युत्की क्या चीज होता है तो आप विद्युत्की के बारे में क्या बताओगे कि विद्युत्की क्या चीज होता है, तो आप बताओगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग आवेशों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही भौतिक विज्ञान की जो शाखा होती है उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत्की, ठीक ना। विद्युत्की क्या है, तो आप बताओगे विद्युत्की जो है भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, भौतिक विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। और अगर मैं पूछूं कि जो भौतिक विज्ञान की अगर यह एक शाखा है तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या चीजें पढ़ते हैं, तो आप बताओगे किसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि विद्युत्की क्या चीज होता है तो बता लोगे तुम लोग, विद्युत्की क्या बताओगे, तो बताओगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, आवेशों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक ना। अभी हम लोग समझेंगे कि आवेश क्या होता है, लेकिन सबसे पहले अगर पूछो विद्युत्की क्या होता है तो बताओगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग आवेशों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक ना। अब देखो जो विद्युत्की होता है, इस विद्युत्की के अंतर्गत हम लोग आवेशों को दो तरीके से पढ़ते हैं। जो विद्युत्की है, इस विद्युत्की के अंतर्गत जो आवेश है, इस आवेश को हम लोग कितने तरीके से पढ़ते हैं, तो बताओगे दो तरीके से पढ़ते हैं। अगर पूछूं पहला तरीका जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत्की कहते हैं, स्थिर विद्युत्की कहते हैं। पहला जो चीज है इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, स्थिर विद्युत्की कहने वाले हैं। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कहने वाले हैं, दूसरे को हम लोग कहेंगे गतिक या गतिकी, इस प्रकार से कह सकते हो, और इसको कहते हैं गतिक विद्युत्की कहते हैं, गतिक विद्युत्की कहते हैं, ठीक ना। तो अगर पूछूं कि जो विद्युत्की होता है वो भी कितने टाइप का होता है, तो आप बताओ कि जो विद्युत्की होता है वो भी दो टाइप का होता है।
विद्युत की भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। अगर पूछो कौन कौन, तो आप बताओगे एक होता है स्थिर विद्युत की होता है, और जो दूसरा विद्युत की होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिक विद्युत की कहते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि स्थिर विद्युत की क्या होता है, और उसके बाद दिमाग में आएगा क्या क्या कहते हैं गतिक विद्युत की क्या होता है। और यह मैंने जब आपको सिलेबस बताया था, तो सिलेबस में मैंने ये दोनों चीजों की चर्चा किया था कि स्थिर विद्युत के अंतर्गत आपको 2 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना होता है, और जो आप लोग विद्युत धारा पढ़ते हो वह किसके अंतर्गत पढ़ते हो? तो जो गतिक विद्युत की है उसके अंतर्गत पढ़ते हो, ठीक ना। अब अगर कोई पूछे आपसे कि बता दीजिए कि स्थिर विद्युत की क्या है, सबसे पहले अगर कोई पूछे आपसे कि स्थिर विद्युत क्या है, मतलब स्थिर विद्युत में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप क्या बताओगे? विद्युत के बारे में अगर कोई पूछेगा तो बता दोगे सिंपल तरीके से, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? आवेशों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि जो स्थिर विद्युत है इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले इसके नाम पे ही जाओ तुम लोग। स्थिर मतलब क्या होता है? रुकना। स्थिर मतलब क्या होता है? तो बताओगे रुकना। स्थिर मतलब होता है रुकना। और अगर पूछो विद्युत की मतलब क्या होता है, तो विद्युत की मतलब होता है आवेश। विद्युत की मतलब क्या होता है? आवेश। तो आप बताओगे आवेश होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तो स्थिर मतलब क्या होता है? रुकना। और विद्युत की मतलब क्या होता है? चार्ज। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो विद्युत की है, विद्युत की जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग आवेशों का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन स्थिर विद्युत की क्या है? तो आप कह सकते हो कि जो स्थिर विद्युत की है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आवेश स्थिर होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो आप कह सकते हो कि विद्युत की जो है, विद्युतकी के अंतर्गत हम लोग आवेशों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो स्थिर विद्युतकी है, स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो आवेश किसी स्थान पर क्या होता है? स्थिर होता है, और उसके गुणों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? जो स्थिर विद्युतकी है उस स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? उसको अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से भी बता सकते हो कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों को स्थिर रखकर उसके गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, वह भौतिक विज्ञान की जो शाखा कहलाती है, वह शाखा क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाती है। बात समझ पा रहे हो तुम लोग? दूसरी यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है गतिक विद्युत की। तो गतिक है, इसका मतलब जो आवेश होगा। विद्युत की मतलब तो समझ रहे हो तुम लोग, आवेश। और गतिक मतलब क्या होता है कि कोई आवेश जो है वह गति की अवस्था में है। तो आप कह सकते हो कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों को गति की अवस्था या गत्या अवस्था में लाकर उसके गुणों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो होती है वह क्या कहलाती है? गतिक विद्युतकी कहलाती है, ठीक ना। जो गतिक विद्युतकी होता है, इस गतिक विद्युतकी के अंतर्गत जो आवेश होता है वह किस अवस्था में होता है? तो आप कह सकते हो गति की अवस्था में होता है, जिससे हम लोग विद्युत धारा पढ़ते हैं। तो जो विद्युत धारा होती है उसमें आपको पता है कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो जब आवेश प्रवाह की दर को अगर हम लोग विद्युत धारा करें, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो आवेश है वह तो अब स्थिर तो है नहीं, आवेश क्या है? वह गति कर रहा है। तो उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो वह भौतिक विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे हम लोग? तो गतिक विद्युतकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश है, यहाँ पे मान लीजिए कोई आवेश है, तो जब हम लोग यहाँ पे कोई आवेश रखेंगे तो हम लोग को पता है कि जब किसी स्थान पर आवेश को रखा जाता है तो आवेश को रखने की वजह से उसके चारों ओर क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यह आवेश, यहाँ पे जो आवेश है वो क्या है? स्थिर है। तो जब आवेश स्थिर है तो आवेश को जब स्थिर रखकर जो वैद्युत बल उत्पन्न होगा या कह सकते हो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उस कंडीशन में इस चीज को हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? तो आप बताओगे उस चीज को हम लोग अध्ययन करेंगे स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि आवेशों को स्थिर रखकर उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और जो गतिक विद्युतकी होता है, इसमें अगर मैं पूछूं किसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो जो आवेश जो होता है वह गति की अवस्था में होता है, उसके बारे में हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं? तो जो गतिक विद्युतकी होता है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
अब देखो आप लोग, जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है उसका जो पहला यूनिट है, उस पहले यूनिट का मैंने नाम आपको बताया था कुछ, अगर आपको ये बातें याद आ रही हो तो जो पहली यूनिट है उस पहली यूनिट का मैंने नाम बताया था क्या, स्थिर विद्युत्की। और जो स्थिर विद्युत्की है यह यूनिट है, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट है, आप कह सकते हो स्थिर विद्युत्की है। और जो स्थिर विद्युत्की है इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, दो चैप्टर को क्या करते हैं फिजिक्स में पढ़ते हैं। जो स्थिर विद्युत्की है, इस स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत अगर मैं पूछूं कितने चैप्टर को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो बताओ कि दो चैप्टर है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो अध्ययन करते हैं। अगर पूछो उस यूनिट का ना क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहली यूनिट है जिसका क्या नाम है, तो आप बताओगे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और जो दूसरा आप कह सकते हो चैप्टर या पहला चैप्टर का मैं नाम बता रहा हूं, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का नाम अगर पूछो क्या नाम है, तो क्या बताने वाले हो, दूसरा जो चैप्टर इसका नाम है स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, ठीक ना। अगर मैं पूछूं कि जो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता है, अगर मैं पूछूं कि यह फिजिक्स के किस यूनिट के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, तो आप बताओगे पहले यूनिट के अंदर, पहले यूनिट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और अगर पूछो उस यूनिट का क्या नाम है, तो क्या बताने वाले हो तुम लोग, स्थिर विद्युत्की। स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, दो चैप्टर के बारे में क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है। और इसके बाद स्थिर विद्युत विभव तथा क्या है, विद्युत धारिता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में ही आ रहा होगा कि आवेश क्या चीज होता है, तो अब हम लोग समझते हैं कि आवेश क्या चीज होता है, ठीक ना। आवेश क्या होता है, तो आप अगर आवेश को समझने से पहले कुछ चीजें आप लोग दैनिक जीवन में देख पाते होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कलम होगा, तो जब आप लोग क्या करो, एक कागज ले लो, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, और मान लीजिए आपके पास कलम है, तो अगर कागज के टुकड़े को अगर कलम के पास लेके जाओगे, तो आप ऐसा देखोगे कि जो कागज का टुकड़ा होगा वह उस पेन के समीप, ना तो वह आप कह सकते हो कि जो कागज होगा उस पेन से ना तो आकर्षित होगा, और न ही जो कागज होगा उस पेन से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, मतलब कोई इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं उसको एक चीज करता हूं, और वो चीज क्या करता हूं कि जैसे मान लीजिए जो पेन है, और उस पेन को क्या कर लीजिए आप लोग, जो आपका बाल है उस बाल में क्या करिए, तेजी से रगड़िए आप लोग। और रगड़ने के बाद क्या करिए आप लोग कि जो कागज का छोटा टुकड़ा है उस टुकड़े के समीप क्या कर लीजिए आप लोग, उस पेन या कह सकते हो कलम को क्या करिए, लेके जाइए आप। तो आप एक चीज देखोगे कि जो कागज का टुकड़ा है वह किसके ओर आकर्षित होता है, तो जो पेन होती है उस पेन की ओर आकर्षित होने लगता है। ये पहली घटना हो गई। या तो दूसरी घटना के अगर बारे में मैं चर्चा करता हूं, जिससे मान लीजिए कि जब आप कपड़े को पहनते हो, तो जब कपड़े को आप पहनते हो तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो कपड़ा होगा, और आपके शरीर पे क्या होते हैं, रोवे होते हैं। तो जब आप क्या करो, कपड़े को मान लो सुबह में पहन रहे हो, तो जब आप अपने कपड़े को जब अपने शरीर पर क्या करोगे, स्पर्श कराओगे, तो आप देखोगे जो आपके शरीर के रोवे होते हैं और जो आपका कपड़ा होता है उसके बीच में मतलब उसमें कोई बल नहीं कार्य करता है, ना तो आकर्षण बल कार्य करता है, ना तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन जैसे ही क्या करो तुम लोग कि जैसे मान लो कपड़े को जब शाम को तुम लोग निकालते हो, तो उस कंडीशन में आप लोग देखना कि जो कपड़ा होता है और जो आपके शरीर पे क्या होते हैं, रोवे होते हैं, बाल होते हैं, तो जब अपने शरीर से कपड़े को क्या करोगे, निकालोगे, तो आप देखोगे कि जो आपके शरीर पे बाल होते हैं और जो आपके शरीर पे कपड़ा होता है, वह दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो दैनिक जीवन में ये दो घटनाएं आप देखते हो। या तो अगर मैं तीसरी घटना के बारे में अगर बात करता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर कांच की कोई छड़ है, किसकी छड़ है, मान लीजिए कांच की छड़ है। और जब कांच की छड़ को अगर मान लीजिए जो रेशम का कपड़ा होता है, अगर आप क्या करते हो,
रेशम के कपड़ा या कपड़े कुछ भी कह सकते हो, जो कांच के छड़ है उस कांच के छड़ को अगर रेशम के कपड़े से क्या करो तुम लोग रगड़ो, या अगर मान लीजिए एक होता है एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, और जो एबोनाइट की छड़ है उसको किससे रगड़ो तुम लोग, जो बिल्ली के खाल है उस बिल्ली के खाल से क्या करो तुम लोग रगड़ो उसको। यहां पे लिखता हूं बिल्ली के खाल से। मतलब अगर कांच की कोई छड़ है और उस कांच की छड़ को अगर मान लो किससे रगड़ रहे हो तुम लोग, रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हो। या दूसरी चीज अगर मान लो ये चीज तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में अगर मान लो तुम्हारे पास एबोनाइट की छड़ है, और अगर एबोनाइट की छड़ है उस एबोनाइट की छड़ को अगर मान लीजिए बिल्ली के खाल से रगड़ रहे हो तुम, तो क्या चीज देखोगे, मतलब जब आप क्या करोगे कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दिए तुम और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ दिए, तो आप क्या करो तुम कि जो यह कांच की छड़ है इस कांच के छड़ के समीप अगर छोटी वस्तुओं को क्या करते हो लेके जाते हो। जैसे मान लो कि मैं क्या किया कि हमारे पास कांच की कोई छड़ थी और इस कांच की छड़ को मैंने क्या कर दिया, रेशम का कपड़ा, जैसे मान लो ये रेशम का कपड़ा है और यह मान लो क्या है कांच की कोई छड़ है, तो मैंने क्या किया जो यह कांच की छड़ इसको रेशम के कपड़े पर तेजी से मैंने क्या कर दिया, रगड़ लिया। तो रगड़ने के पश्चात मैं क्या करूंगा कि जो यह कांच की छड़ है, अब इस कांच की छड़ को अगर मैं क्या करता हूं कि किसी पदार्थ के छोटे टुकड़े के समीप अगर मैं लेके जाता हूं, जैसे मान लो कि यह छड़ है और इस छड़ के समीप मान लो कागज का कोई छोटा सा टुकड़ा है, तो अगर मैं क्या करता हूं कागज के छोटे टुकड़े के समीप अगर मैं लेके जाता हूं तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि जो यह छड़ है उस कागज के टुकड़े को क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। या तो यह उस क्या कहते हैं पदार्थ को, जो छोटा पदार्थ इस छड़ के समीप लेके जाओगे वह इस पदार्थ को या तो आकर्षित करेगा या तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब आप कह सकते हो दो गुणों को प्रदर्शित करेगा। उसी प्रकार से जो एबोनाइट की छड़ है, जब एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से क्या करते हो, रगड़ते हो, तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे कि जो एबोनाइट की छड़ है इसको अगर मान लीजिए हल्के पदार्थों के पास लेके जाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एबोनाइट की छड़ होगी वह क्या करेगा, जो हल्के पदार्थ होंगे उसको या तो आकर्षित करने लगेगा या तो उसको क्या करने लगेगा, प्रतिकर्षित करने लगेगा। ठीक है ना। तो ये चीजें कैसे हो रही हैं, जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु को जब आप रगड़ रहे हो तो इसका मतलब उस पर कोई चार्ज आ रहा है। चार्ज आने का मतलब आप कह सकते हो कि जो वस्तु है वह विद्युतमय हो गई। विद्युतमय होने का मतलब क्या कह सकते हो कि जो वस्तु है वह क्या हो गई, आवेशित हो गई, जिसके कारण क्या कर रही है वो वस्तु, वह किसी अन्य वस्तु को क्या कर रही है, या तो आकर्षित कर रही है या तो क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। ठीक ना। एक और घटनाओं के बारे में आप लोग देखे होगा, इसको भी मैं क्या करता हूं बताता हूं। जैसे मान लो कि गर्मी का जब मौसम होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हो, कम कपड़े पहनते हो तुम, तो जब आप क्या करते हो कपड़े को अपने शरीर से क्या करते हो, निकालते हो। तो जब आप शरीर से अपने कपड़े को जब निकालते हो तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे कि जब शरीर से कपड़े को निकालते तो उस कंडीशन में आपके जो शरीर के रोवे होते हैं वह तो आकर्षित होते ही होते हैं, लेकिन जब शरीर से कपड़े को निकालते तो उस कंडीशन में चट चट की आवाज सुनाई देगी वो तुमको। ठीक ना। जैसे मान लो गर्मी का मौसम है तो उस कंडीशन में कपड़े तो कम पहने होते हो, लेकिन अगर यही चीज ठंडी के मौसम में देखोगे और अगर मान लो कि जिस कमरे में तुम क्या करते हो अपने कपड़े को निकाल ले हो तो उस कंडीशन में देखोगे तुम लोग कि उसमें से चिंगारियां भी निकलती हैं। जब अपने शरीर से कपड़े को जब निकालोगे तो चट चट की आवाज सुनाई देगी और साथ साथ में आप देखोगे उसमें चिंगारियां भी निकलेगी। तो अगर अंधेरा कमरा है तो उस कंडीशन में आप इस बात को क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। महसूस का मतलब आप देख सकते हो। ठीक ना। तो अगर मैं इस जितनी भी घटनाएं बताया हूं, ये घटनाएं अगर मैं पूछूं किसकी वजह से हो रही हैं, तो इन सब घटनाओं का रीजन एक ही है। वह रीजन क्या है, आवेश। इस सब घटनाओं का रीजन क्या है, आवेश है। मतलब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो वस्तु है वह वस्तु क्या हो रही है, विद्युतमय हो जा रही है। मतलब आप कह सकते हो आवेशित हो जा रही है। तो यही चीज जब वह वस्तु आवेशित हो जा रही है तो वस्तु में जो यह गुण आ रहा है, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश।
ठीक ना। जब हम लोग दो वस्तु को क्या कर रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने से क्या हो रहा है कि जो वस्तु है वह आवेशित हो जा रही है, और जो आवेशित होने का गुण उस वस्तु में आ रहा है, उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, तो उसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे आप आवेश के बारे में, ठीक ना, मैंने यहाँ पे कुछ घटनाओं के बारे में आपको चर्चा कर दिया है, लेकिन अगर मैं आवेश को परिभाषित करना चाहूं, या आवेश को अगर आप क्या करना चाहते हो, परिभाषित करना चाह रहे हो, या आवेश को किसी को बताना चाह रहे हो, तो आप किस तरीके से आवेश को बताओगे, इस चीज के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस चीज को क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो आप बताओगे आवेश, ठीक ना। इसको भी मिटा लेता हूं थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग इसको चर्चा करते हैं आवेश के बारे में। यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आवेश क्या होता है। आवेश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आप बताने वाले आवेश को इंग्लिश में कहा जाता है चार्ज। आवेश क्या चीज होता है, आवेश के बारे में मैंने बता दिया कि आवेश की वजह से जो ये घटनाएं मैंने आपको बताया है, ये सब घटनाएं किसके वजह से होती हैं, तो ये सब घटनाओं का रीजन आपका एक ही उत्तर होना चाहिए, ये सब घटनाएं होती हैं आवेश की वजह से। तो अगर मैं पूछूं कि आवेश को आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो, तो आप कह सकते हो सिंपल सी भाषा में आवेश की दो परिभाषा बता सकते हो आप लोग। पहली परिभाषा बता सकते हो कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ या तो आकर्षित करता है, या तो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक ना। आवेश किसी पदार्थ का क्या होता है, एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ या तो आकर्षित करता है, या तो प्रतिकर्षित करता है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इस तरीके से आवेश को बता सकते हो। या तो तुमको दूसरी परिभाषा अगर बताना चाह रहे हो कि दूसरी परिभाषा क्या होगी, तो आप कह सकते हो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु विद्युतमय या चुंबकीय प्रभाव को क्या करती है, उत्पन्न करती है। क्या बताओगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु विद्युतमय, या कह सकते हो विद्युत मैं, या कह सकते हो चुंबकीय प्रभाव को क्या करती है, वो बताती है, या कह सकते हो चुंबकीय जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक ना। तो आवेश, अगर कोई पूछे कि आवेश क्या चीज होता है, तो आवेश कोई चीज नहीं होता है। आवेश अगर कोई पूछे कि आवेश कोई चीज होता है, तो आवेश कोई चीज नहीं होता है। आवेश जो होता है वो किसी पदार्थ का क्या होता है, एक गुण होता है जिसके कारण वह क्या करती है, किसी अन्य वस्तु को या तो आकर्षित करती है, या तो क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, या कह सकते हो वह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, या तो वह वैद्युत क्षेत्र को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो आवेश होता है, इस आवेश को अगर मैं पूछूं किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो जो आवेश होता है, इस आवेश को लिखोगे तुम लोग क्यू से, या तो कैपिटल क्यू होगा, या तो क्या होगा, स्मॉल क्यू होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है कि कैपिटल क्यू है या स्मॉल क्यू है, मतलब दोनों क्यू से हम लोग क्या करते हैं कि जो आवेश होता है उस आवेश को हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। या तो कैपिटल क्यू होगा, या तो क्या होगा, स्मॉल क्यू होगा। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि जो आवेश यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे आवेश को क्यू को हम लोग आवेश को क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो अगर पूछो क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो क्यू इक्वल टू यहाँ पे होता है एन इंटू में ए होती है। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और ई क्या होता है, तो जो ई होता है वह एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और अगर मैं पूछूं कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आप बताओगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पे चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की पावर क्या होता है, -19 कूलम होता है, ठीक ना। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर पूछो चार्ज कितना होता है, तो आप बताओगे एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम क्या होता है, उस आवेश पे क्या होता है, चार्ज होता है।
दो बात समझ में आई। पहली बात तो आवेश को हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखेंगे। अगर मैं पूछूं आवेश क्यू इक्वल टू क्या होता है तो बताओगे एन इंटू में ई होता है। अगर मैं पूछूं एन क्या होता है तो बताओगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अगर मैं पूछूं ए क्या होता है तो बताओगे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अगर पूछूं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तो क्या बताओगे इक्वल टू 1.6। और यह जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो माइनस में होता है, इस बात को भी ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किस में होता है, माइनस में होता है। अभी हम लोग चर्चा करने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किस में होता है, माइनस में होता है। इसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि जो आवेश होता है इस आवेश का मात्रक क्या होता है, इस आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक अगर कोई पूछे कि एसआई पद्धति में जो आवेश होता है उस आवेश का मात्रक क्या होता है तो बताओगे एसआई पद्धति में जो आवेश होता है उस आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या बताओगे, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसके बाद आपसे पूछेगा कोई कि यह कैसी राशि है, जो आवेश है वो कैसी राशि है, जो आवेश है वो सदिश राशि है कि जो आवेश है वो अदिश राशि है। तो बताओगे कि जो आवेश है वो अदिश राशि है, ठीक ना। आपको पता होगा सदिश राशि अदिश राशि क्या होती है। तो अदिश राशि कौन होता है तो बताओगे कि जो आवेश होता है वो अदिश राशि होता है। आवेश कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है। और अगर मैं पूछूं कि एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको विद्युत धारा के बारे में बहुत थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही कि आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा आई इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, आई इक्वल टू हम लोग कहते हैं आई इक्वल टू होता है क्यू अपान टी, या विद्युत धारा आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान टी होता है। तो उस कंडीशन में आई क्या होता है, विद्युत धारा होती है, क्यू क्या होता है, आवेश होता है, टी क्या होता है, समय होता है। तो यहां से अगर पूछो कि बताओ क्यू इक्वल टू क्या होगा तो क्यू इक्वल टू क्या बताओगे, क्यू इक्वल टू बताओगे आई टी। क्यू इक्वल टू क्या बताओगे, आई टी। तो उस कंडीशन में आप बताओगे कि आई क्या होती है, धारा, और विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं। तो विद्युत धारा को अगर पूछो किससे मापते हो, या अगर पूछो टी को किस, टी क्या समय, समय को किसमें मापते हो तो क्या जवाब होगा। और यहाँ पे अगर पूछूं कि जो आवेश है आवेश को किसमें मापते हो तो क्या बताओगे। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि जो आवेश होता है उसको तो हम लोग कूलाम में मापते हैं तो कूलाम हो जाएगा। और विद्युत धारा को हम लोग किसमें मापते हैं, एम्पियर में, इसको मापते हैं एम्पियर में। और विद्युत क्या कहते हैं, समय को किसमें मापते हैं, सेकेंड में। तो यहाँ पे सेकेंड में जो एम्पियर क्या कहते हैं, एम्पियर सेकेंड होता है। इसी एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, जो यहाँ पे एम्पियर सेकेंड आपको दिखाई दे रहा है, इसी एम्पियर सेकेंड को हम लोग कहते हैं कूलाम, ठीक ना। तो अगर पूछो कि जो कूलाम होता है वो किसके बराबर होता है तो आप कह सकते हो कि जो एम्पियर होता है, एम्पियर सेकेंड जो होता है वो कूलाम के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होगा, एम्पियर सेकेंड भी है तो वो भी आपके सही मान सकते हो। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में आप मैक्सिमम अगर देखोगे तो आपको कूलाम ही मिलेगा, तो आपको कूलाम ही क्या करना है, मानना है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों चीज साथ में नहीं रहेगी। अगर एम्पियर प्रति सेकेंड, एम्पियर सेकेंड है तो कूलाम नहीं होगा, और अगर कूलाम है तो इसका मतलब एम्पियर सेकेंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी मात्रक हो सकता है किसका, एम्पियर सेकेंड है। अब इसके बाद आपके दिमाग में यह आएगा कि जो इसकी बीमा क्या होती है, किसकी बीमा, आवेश की बीमा क्या होती है। तो अब हम लोग समझते हैं आवेश की बीमा क्या होती है। यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि जो आवेश होता है उस आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा। तो आवेश की बीमा क्या बताओगे तुम लोग, बीमा निकालने का तरीका तुम लोग 11वीं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। तो अब अगर मैं पूछूं कि अगर आवेश की बीमा क्या होगी या विद्युत धारा की बीमा क्या होगी तो आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको फार्मूला पता है किसी भी चीज का, अगर कोई भी भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि की बीमा आप लोग निकालना चाह रहे हो, तो अगर आपको उस फार्मूले के बारे में, उसके फार्मूले के बारे में अगर आपको पता है तो उस कंडीशन में आप उस चीज की बीमा आराम से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको जो यह फार्मूला बताया है, इस फार्मूले को मैं इसी वजह से बताया हूँ कि आप जो आवेश है उस आवेश की बीमा को आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखो कैसे, मुझे पता है कि जो विद्युत धारा होती है वो Q अपान टी होती है, तो यहां से मैं कह सकता हूँ Q इक्वल टू आई टी होगा। और अगर मैं पूछूं I क्या होता है तो बताओगे I जो होता है वो विद्युत धारा होती है। और विद्युत धारा के लिए हम लोग बीमा, आपको पता होगा कि जो मूल राशियां होती हैं वे 6 होती हैं, और मूल राशियों में जब 6 पढ़ोगे आप लोग तो जो
एम्पियर होता है। जो विद्युत धारा होती है वो भी कैसी राशि होती है, मूल राशि होती है। और विद्युत धारा के लिए अगर मैं पूछूं बीमा किसका यूज, बीमा के लिए हम लोग कौन से सिंबल का यूज करते हैं, तो ए का यूज करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा होगा उसके लिए अगर मैं बीमा पूछूं क्या होगा तो बताओगे ए होगा। और अगर पूछूं टी क्या है, समय है, तो समय के लिए बीमा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो अगर पूछूं तुमसे बताओ कि जो आवेश होता है उस आवेश की बीमा क्या होती है, तो क्या बताओगे, एटी होगा। जो आवेश होता है उस आवेश की बीमा क्या बताओगे, एटी होगा। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि आवेश क्या चीज होता है और आवेश किस प्रकार की राशि होती है, आवेश इक्वल टू क्या होता है, आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्या कर दिया, डिस्कशन कर दिया कि आवेश के बारे में, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं कि जो आवेश होते हैं वो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं कि जो आवेश होता है वह कितने प्रकार का होता है। इस आवेश के बारे में अब हम लोग और बातों को क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे आवेशों के प्रकार। अब इसको मिटाता हूं मैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार, ठीक ना। आवेशों के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो बताओगे जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वैज्ञानिक सुनोगे तुम लोग, विलियम गिलबर्ट, एक वैज्ञानिक का नाम बता रहा हूं, जिस वैज्ञानिक का नाम क्या है, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने क्या बताया था, विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि अगर हम लोग किसी वस्तु को आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, या कह सकते हो अगर वस्तु को हम लोग आपस में क्या करें, घर्षण करा रहे हैं, तो उसके आधार पर जो विलियम गिलबर्ट थे उन्होंने बताया था कि जो आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक ना। अगर पूछो कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यह बात किसने बताया था, तो बताओगे विलियम गिलबर्ट है। और विलियम जो गिलबर्ट है वो किसका नाम है, तो विलियम गिलबर्ट एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने बताया था कि जो आवेश होते हैं वह घर्षण के आधार पर, उन्होंने बताया था कि जो आवेश होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वैज्ञानिक है, अमेरिकन वैज्ञानिक है, जिसका क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक वैज्ञानिक है जिसका क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जो आवेश होते हैं वह दो प्रकार के तो होते ही हैं। यह बात तो किसने बताया था, गिलबर्ट ने बताया था, विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि जो आवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं। लेकिन दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इस बात को कौन बताया था, तो जो अमेरिकन वैज्ञानिक है जिसका मैं नाम ले रहा हूं, क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया था कि जो आवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो उन्होंने नाम बताया था, एक धनावेश होता है, एक क्या होता है, धनावेश होता है, जिसको आप लोग प्लस चार्ज कहते हो। और एक क्या होता है, तो अब बताओगे, ऋणावेश होता है। एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो अगर मैं पूछूं कि जो आवेश धनावेश होता है और ऋणावेश होता है, इसका नामकरण किसने किया था, तो बताओगे आवेश जो धनावेश या ऋणावेश होता है इसका नामकरण जो किया था वो वैज्ञानिक कौन थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और अगर पूछूं कि जो आवेश दो प्रकार के होते हैं घर्षण के आधार पर, इस बात को किसने बताया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, विलियम गिलबर्ट था, ठीक ना। इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब हम लोग यह बात समझते हैं कि धनावेश क्या होता है, अब ऋणावेश क्या होता है, ठीक ना। इस बात को हम लोग क्या करते हैं, अभी समझेंगे। तो अभी के लिए मैं सिंपल बता रहा हूं अभी कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु को, जैसे मान लो कि अगर मैं दो वस्तु को आपस में रगड़ रहा हूं, तो रगड़ने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। मतलब जैसे मान लो यह मार्कर है और यह मेरा हाथ है, तो अगर मैं इसको मैं तेजी से इस प्रकार से रगड़ूंगा, तो रगड़ने से क्या होगा कि जो यह मार्कर है इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा और जो यह मेरा हाथ है इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब मैं इसको आपस में रगड़ रहा हूं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन या तो इसमें से निकल कर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो इस हाथ से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाएगा, इस मार्कर में जाएगा। तो जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी में जा रहा है
तो इसका मतलब आप कह सकते हो किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो अगर जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है वह वस्तु कैसी होती है, जैसे मान लीजिए मार्कर है और यह मेरा हाथ था, तो मैं जब इस मार्कर को इस हाथ से रगड़ा हूं तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और यह इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकला तो इसका मतलब यह मेरे हाथ में जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस मार्कर से निकलकर अगर मेरे हाथ में जा रहा है तो इसका मतलब आप कह सकते हो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसमें, तो इस कंडीशन में अगर पूछूं कि जो ये मार्कर होगा इस मार्कर पे कौन चार्ज होगा, तो बताओगे ये मार्कर क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं कि जो यह जो इलेक्ट्रॉन वह किस में गया है, तो बताओ कि मेरे हाथ में गया है। तो अगर मैं हाथ में गया तो उस कंडीशन में आप बताओगे कि जो यह मेरा हाथ है इससे कौन चार्ज हो जाएगा, तो बताओगे यह वस्तु जो होगी या कह सकते हो जो यह मेरा हाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। जैसे मैंने तुम लोग को भी बताया था उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं बताया था तुम लोग को कांच की छड़ और कांच की छड़ को मैंने बताया था रेशम के कपड़े से क्या करना, आपको रगड़ना है। तो यहां पे लेता हूं मैं रेशम का कपड़ा। और दूसरी चीज मैंने बताया था एबोनाइट की छड़, तो यहां पे आप ले सकते हो एबोनाइट की छड़। और मैंने बताया था कि जो एबोनाइट की छड़ होगी, इस एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ने के लिए, तो आप कह सकते हो कि बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से, ठीक ना। तो जब आप क्या करोगे कि जो यह कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से आप रगड़ रहे हो तो उस कंडीशन में देखोगे आप लोग कि जो कांच की छड़ है इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका मतलब रगड़ किससे रहे हो, तो रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हो। तो आप जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हो तो उस कंडीशन में जो कांच की छड़ है उस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे। तो निकलेंगे तो किसमें जाएंगे, तो बताओगे रेशम के कपड़े में जाएंगे। तो जब रेशम के कपड़े में जाएंगे और जो कांच की छड़ इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस कंडीशन में अगर पूछूं जो कांच होगा वह धनावेशित होगा कि ऋणावेशित, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा कि जो कांच होगा वह धनावेशित होगा। क्यों धनावेशित होगा, क्योंकि जो कांच की छड़ है इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो वस्तु कैसे होगी, धनावेशित होगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वो वस्तु कैसे होगी, ऋणावेशित होगी। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है तुम लोग। अगर कोई वस्तु है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अगर मान लो कमी है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब वो वस्तु कैसी होगी, धनावेशित। अगर कोई वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या अधिकता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो उस कंडीशन में वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित। तो मैंने क्या बताया है कि जैसे मान लो कांच की छड़ है, यह कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ को हम लोग किससे रगड़ रहे हैं, रेशम के कपड़े पे रगड़ रहे हैं। तो जब मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ रहा हूं तो उस कंडीशन में अगर मान लो कि जो ये कांच की छड़ है इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, रेशम के कपड़े में चले गए, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो कांच की छड़ है इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इसका मतलब बोलो कांच का छड़ कैसा हो जाएगा, धनावेशित। तो आप बताओ कि यह कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो अगर पूछो कि जो क्या कहते हैं कांच की छड़ है उस पे कौन चार्ज होता है, तो आप क्या बताओगे, जो कांच की छड़ होती है वह धनावेशित हो जाती है। दूसरी कंडीशन मैंने बताया कि जो एबोनाइट की छड़ है, जो यह एबोनाइट की छड़ है, इस एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ने के लिए बताया हूं, बिल्ली की खाल से रगड़ने के लिए कह रहा हूं। तो जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ोगे तो आप यह देखोगे कि जो एबोनाइट की छड़ इसमें से क्या होता है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। इसमें एबोनाइट की छड़ में। तो अब बताओ तुम लोग कि जो एबोनाइट की छड़ है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो एबोनाइट होगा उस पर कौन चार्ज हो जाएगा, तो आप बताओगे ऋणावेशित। मतलब जो एबोनाइट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित। तो एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी
तो कोई वस्तु धनावेशित होने का मतलब क्या होता है? अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ होगा, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि वह वस्तु कैसी होगी, आप कह सकते हो धनावेशित होगी। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन गया होगा तो इसका मतलब वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर क्या कहते हैं, कांच की छड़ है और कांच की छड़ को अगर आप रेशम के कपड़े से क्या करो, रगड़ रहे हो, तो उस कंडीशन में देखोगे आप लोग कि जो कांच की छड़ है उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो कांच की छड़ है उस पर कौन चार्ज आ जाएगा, तो आप बताओ कि वह उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो जो कांच की छड़ हो जाएगी वो धनावेशित हो जाएगी। और जब हम लोग एबोनाइट की छड़ को जब हम लोग बिल्ली की खाल से रगड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लोग देख रहे हो कि जो एबोनाइट की छड़ है उस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन उस पे आ जा रहे हैं इसका मतलब उस पे आप कहोगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो एबोनाइट की छड़ है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी बोलो, तो आप बताओगे ऋणावेशित हो जाएंगे, ठीक ना। अब उस कंडीशन में देखो, एक पे मैंने बताया कि एक पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, एक पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी इसका मतलब ऋणावेश हो जाएगा। और अगर किसी वस्तु पे क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित। तो अगर मैं पूछूं धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, तो बता सकते हो सिंपल तरीके से कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की जब कमी हो जाती है तो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता हो जाती है तो वस्तु क्या हो जाती है, तो बताओगे ऋणावेशित हो जाती है। अब जैसे मान लो कि अगर हमारे पास क्या है, कागज या मान लो कांच की छड़ है। अब इसको प्रयोगों के आधार पर देखा गया, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से, या मान लो कांच की कोई छड़ है, या क्या है, आप कह सकते हो कांच की छड़ है, कांच की छड़ है। और यहाँ पे मैं दूसरी कांच की छड़ लेता हूं और इन दोनों कांचों को मैं जो कांच की छड़ है, दोनों कांच की छड़ों को मैं पहले किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े पे रगड़ा था। जिसका मतलब ये भी कांच की छड़ है, ये भी किसकी छड़ है, तो आप कह सकते हो कांच की छड़ है, कांच की छड़ है। तो जब हम लोग दोनों कांच की छड़ों को जब पास पास ला रहे थे, ये भी कांच की छड़ है और ये भी कांच की छड़ है, तो आपको पता है कि जो कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को हम लोग किससे रगड़े हैं, रेशम के कपड़े से रगड़े हैं। तो इसका मतलब ये भी जो कांच की छड़ है वो भी क्या होगी, धनावेशित होगी, धनावेशित होगी। और जो यह भी कांच की छड़, ये भी क्या होगी, धनावेशित होगी, धनावेशित होगी। तो जब हम लोग इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के समीप लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि जो दोनों छड़ें होंगी वह एक दूसरे से दूर भागेंगे, या कह सकते हो कि यह दोनों छड़ें क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक ना। तो प्रतिकर्षित क्यों कर रही है, क्योंकि जो कांच की छड़ इस पे भी क्या है, समान क्या कहते हैं, चार्ज है। और जो यह कांच की छड़ इस पे भी क्या है, समान चार्ज है। तो जब समान चार्ज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो यह छड़ें होती है वह एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन अगर मैं मान लो कि जो यह कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ की जगह अगर मैं मान लेता हूँ किसकी छड़ में ले लेता हूँ, या मान लो जो छड़ है वह किसका छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़ है। तो उस कंडीशन में अगर मान लो कि हमारे पास एक कांच की छड़ है और दूसरी जो छड़ है वो किसकी छड़ है, एबोनाइट की छड़ है। तो जब हम लोग कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के समीप लेके जाते हैं तो आप देखोगे कि जो यह कांच की छड़ है और जो एबोनाइट की छड़ है वह दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। मतलब आप कह सकते हो दोनों छड़ें क्या होती है, एक दूसरे के पास आते हैं। इसका मतलब आप देख रहे हो कि जो एबोनाइट की छड़ होती है वह क्या होती है, ऋणावेशित होती है। और जो कांच की छड़ होती है वह कैसी होती है, तो बताओ कि यह धनावेशित होती है। तो अगर यहाँ पे दोनों छड़ों पे जो चार्ज है वो एक दूसरे के विपरीत है, इस पे प्लस इस पे माइनस है। तो जब प्लस और माइनस होता है तो उस कंडीशन में आप कहने वाले हो कि वस्तुएं जो होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। कब आकर्षित करेंगे, अगर कोई वस्तु है, दो वस्तु है और दो वस्तुओं को आप रगड़ रहे हो, तो अगर मान लो एक पे प्लस चार्ज आ रहा है और दूसरे पे कौन चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, तो वह दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर एक वस्तु पे प्लस चार्ज आ रहा है और दूसरे वस्तु पे क्या कह सकते हो, प्लस चार्ज दोनों वस्तु पे आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के समीप लेके जा रहा हूं, तो जब दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के समीप लाओगे तो उस कंडीशन में दोनों वस्तु एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक ना। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो क्या कि समान आवेशों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है।
समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विपरीत आवेशों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे अगर मैं पूछूं तुमसे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो प्लस है, कोई वस्तु इस पे प्लस चार्ज है और दूसरी वस्तु इस पे भी कौन चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो उस कंडीशन में अगर पूछूं कि इन दोनों आवेशों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, तो बताओगे प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर मान लो कि पहले पे माइनस चार्ज है, मतलब पहली वस्तु भी ऋण आवेशित है और दूसरी वस्तु भी क्या है? ऋण आवेशित है, तो इन वस्तुओं के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? तब भी बताओगे प्रतिकर्षित बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर मान लो पहली वस्तु धनावेशित है और दूसरी वस्तु क्या है? ऋण आवेशित है। मान लो पहले वस्तु पे प्लस चार्ज आता है, यहाँ पे लिखता हूं, और दूसरी वस्तु पे कौन चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। तो जब पहले वस्तु पे प्लस चार्ज है, दूसरी वस्तु पे माइनस चार्ज है, तो आप देखोगे कि दोनों वस्तु क्या होंगी? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित बल कार्य करेगा। और अगर मान लो कि एक पे क्या है? एक पे माइनस है, दूसरे पे प्लस है, तभी भी कंडीशन में देखोगे कि दोनों वस्तु एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई। आकर्षण बल क्या होता है? प्रतिकर्षण बल। अगर कोई वस्तु धनावेश है तो धनावेश होने का मतलब क्या? उस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है उस वस्तु पे। अगर कोई वस्तु ऋणावेश है, इसका मतलब उस वस्तु में क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉनों की क्या? अधिकता है। अगर हम लोग कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो कांच की छड़ होता है या कांच के छड़ पे कौन सा चार्ज आता है? तो बताओ धनावेशित हो जाता है। या कांच की छड़ कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। जब हम लोग एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो अगर पूछो कि जो एवोनाइट होता है उस पे कौन चार्ज होता है, तो बताओगे ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित होने का मतलब क्या होता है? आप बताओगे कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। ठीक है ना? तो आज की क्लास में मैंने अभी तक आपको बताया कि आवेश क्या होते हैं, आवेशों के क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। ठीक ना? अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु को हम लोग किस प्रकार से क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। ठीक ना? अगर मान लो कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को अगर मान लो कि आवेशित करना है तो उस वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हो? आवेशित करने की जो विधियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद आवेश के बहुत से गुण होते हैं, आवेश के जो गुण धर्म है, आवेशों के गुण धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि जो परमाणविक मॉडल है, परमाणविक मॉडल के आधार पर हम लोग समझने वाले हैं कि कोई वस्तु पे कैसे चार्ज आता है, कोई वस्तु कैसे धनावेशित होती है और कोई वस्तु कैसे क्या होती है? ऋणावेशित होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाला है। ठीक ना? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, और जो यह वीडियो है इस वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है, और जो ये चैनल है इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक ना? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।